Hello everyone, my name is Beena Chanwani and today's topic is Reserve Bank of India. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमने स्टार्ट किया था और इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने कवर करी थी स्टूडेंट कि सेंट्रल बैंक का ओरिजिन कैसे हुआ था, कैसे हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि हमारे देश में, हमारी कंट्री में क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए कोई हाईएस्ट अपेक्स इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। फिर नाउ आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था अप्रैल 1935 में और एक्ट कौन सा था 1934 में। मैंने आपको बताया था कि आरबीआई का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तब इसका जो मेन सेंट्रल ऑफिस था वो कलकत्ता में था और फिर इसको परमानेंटली मूव कर दिया मुंबई में। इसके अलावा 27 रीजनल ऑफिसर हैं एंड 4 ऑफिसेस हैं एंड 4 सब ऑफिसेस हैं आरबीआई के। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि आरबीआई की क्या क्या सेंट्रल बैंक की क्या क्या डेफिनेशन होती है, कैसे आरबीआई सेंट्रल बैंक जो है वो एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है, वो पूरी कंट्री की मॉनिटरी, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमने इसके प्रीएम्बल को देखा कि क्या इसके प्रीएम्बल में मेंशन्स है, प्रीएम्बल में मेंशन्स है कि क्या क्या आरबीआई को वर्क करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ इसके प्रीएम्बल में मेंशन था। और जिसकी प्रीएम्बल की डेट थी वो 6 मार्च 1934 थी, यानी आपका जो प्रीएम्बल लिखा गया था वो 6 मार्च 1934 में लिखा गया। आज जो मेनली हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दैट इज फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। देखिए स्टूडेंट, सेंट्रल बैंक ये फंक्शंस मतलब ये वर्क परफॉर्म करता है, सेंट्रल बैंक के सारे काम है जो सेंट्रल बैंक करता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट इज इट इशू करेंसी नोट्स, इट सर्व बैंकर्स बैंक एंड कंट्रोलर। ठीक है, सबसे पहले आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 ये करेंसी इशू करता है, सभी बैंकों का बैंक होता है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। इट सर्व द बैंकर एंड एडवाइजर गवर्नमेंट, यानी ये क्या करता है, सभी बैंकों को और गवर्नमेंट को एडवाइस देने का वर्क भी करता है। इट इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जितने भी आपके रिजर्व होते हैं, जो भी आपकी फॉरेन करेंसी होती है, उसका कस्टोडियन, उसको संभाल के कौन रखता है, वो रखता है आरबीआई। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कौन है, वो भी आपका आरबीआई है। सेंट्रल बैंक एक्ट एज ए क्लियरिंग हाउस, अगर किसी का क्लियरिंग हाउस, किसी को अमाउंट वगैरह ट्रांसफर करना है कमर्शियल बैंक को, तो वो आप उसके बिहाफ पे, कमर्शियल बैंक के बिहाफ पे कौन करता है, आरबीआई। एंड रेगुलेशन एंड कंट्रोल कैसे करता है आरबीआई क्रेडिट का, वो भी सारा काम कौन करता है, आरबीआई। तो ये सारे फंक्शंस है, फंक्शंस मींस वर्क, आरबीआई कौन कौन से वर्क दिखता है फटाफट से इसको देख लेते हैं। इट इशू द करेंसी नोट्स, it serves as a banker's bank and controller, it serves as a banker advisor to the government, it is a custodian of the foreign exchange reserve, lender of the last resort, central bank act as a clearing house and regulation and control of the credit। ये सारे के सारे functions क्या करता है स्टूडेंट्स, आरबीआई देखता है अच्छे से। अब हम एक एक फंक्शंस को बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको और आप एक एक फंक्शंस को मेरे साथ कंप्लीट करते जाइएगा। ये सेंट्रल बैंक क्या करता है, इसके ये रिजर्व बैंक का लोगो है। ठीक है, और आपके जो गवर्नर है अभी जो शक्तिकांत दास है जो, वो आपके गवर्नर है। तो इशू ऑफ दी बैंक, नोट इशू करता है, बैंकर गवर्नमेंट को एडवाइस देने का काम करता है, फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व यानी कस्टोडियन करता है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कौन है, आपका आरबीआई। ठीक है, अब एक एक फंक्शंस को हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट। सबसे फर्स्ट है इशू ऑफ द करेंसी नोट। द मेजर फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज लीगली इशू द करेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ना स्टूडेंट्स सेंट्रल बैंक का है वो है करेंसी इशू करने का, यानी लीगली करेंसी इशू करने का काम किसका है स्टूडेंट, आरबीआई का। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ए मोनोपोली टू इशूइंग नोट्स, यानी मोनोपोली मतलब क्या होता है, एक की मोनोपोली होना, यानी एक का अधिकार होना। तो वो इशू नोट पे मोनोपोली किसकी है, सिर्फ आरबीआई की। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द मोनोपोली ऑफ इशूइंग नोट एंड गिव यूनिफॉर्मिटी इन नोट, यानी सारे नोट एक जैसे होने चाहिए। आपने कभी भी नोट में डिफरेंस नहीं देखा होगा कि 2000 का नोट आपके पास कुछ और है और मेरे पास कुछ और है, ऐसा आपने नहीं देखा होगा। सभी नोट में काफी यूनिफॉर्मिटी होती है, इवन एक जैसे ही होते हैं। एंड फैसिलिटी इन एक्सचेंज, यानी एक्सचेंज मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज, जो भी होता है उनको फैसिलिटी देने का काम भी कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया कि लीगलिटी जिसके पास है वो आरबीआई के पास है, किस चीज के लिए, करेंसी इशू करने के लिए। लेकिन आरबीआई को मिनिमम रिजर्व सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ता है करेंसी नोट को इशू करने के लिए। ऐसा नहीं कि हम लोगों के पास राइट है, यानी आरबीआई के पास राइट है क्यों नहीं नोट इशू कर सकती है, नहीं। आरबीआई नोट इशू करने के लिए उसको कुछ ना कुछ रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं अपने डिपॉजिट में, इन फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ। तो हम वो देखते हैं वो कैसे होता है। In minimum fixed amount of gold and foreign currency is to be kept against the note issue। जब आप नोट तभी इशू कर सकते हैं जब आपके पास ये रिजर्व्स मेंटेन होगा। ठीक है, तभी आप नोट इशू कर सकते हैं, तभी सेंट्रल बैंक नोट इशू कर सकता है, अदरवाइज सेंट्रल बैंक नोट इशू नहीं कर सकता। तो देखते हैं स्टूडेंट मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है। दिस सिस्टम ऑपरेट इन इंडिया वेयर बाय द रिजर्व बैंक of India is required to keep
150 करोड़ आपको चाहिए होता है, जिसमें से आपका गोल्ड कितना है 200 करोड़ आपको चाहिए होता है, जिसमें 150 करोड़ का गोल्ड होता है एंड 85 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटी होती है। देयर नो लिमिट टू इशू आफ्टर द कीपिंग। अगर आपके पास आपने 200 करोड़ रुपए का मिनिमम रिजर्व सिस्टम मेंटेन नहीं करा इन द फॉर्म ऑफ द गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज, तो आप नोट इशू नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट आप याद रखना, आरबीआई नोट इशू करने से पहले उसको एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम मेंटेन करना पड़ता है, दैट इज 200 करोड़ एंड 200 करोड़ में से अगर हम देखें तो 150 करोड़ 115 करोड़ का गोल्ड होगा एंड 85 करोड़ की आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी। अगर इतना रिजर्व आरबीआई ने मेंटेन कर रखा है तो इसके बाद ही आरबीआई क्या करेगी, नोट इशू कर सकती है। ये फर्स्ट फंक्शन था, क्या था, इशू दी करेंसी नोट्स। सेकेंड फंक्शन है बैंकर्स बैंक एंड कंट्रोलर। मैंने आपको बताया आरबीआई जो है, आरबीआई 1934 ये आपका अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, यानी इसके अलावा जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक है, उन सबको कंट्रोल करने के लिए, उन सबको रेगुलेट कौन करता है, आपका सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक रेगुलेट करने के लिए एंड कंट्रोल करता है ऑल दी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को एंड कमर्शियल बैंक को। ऑल दी कमर्शियल बैंक रिक्वायर्ड टू लॉ टू कीप रिजर्व इक्वल टू सर्टेन परसेंटेज टू डिपॉजिट। मैंने आपको जब क्रेडिट क्रिएशन बताया था तब मैंने बताया था कि आरबीआई जो क्रेडिट क्रिएशन में जो कमर्शियल बैंक है वो कैसे कुछ रिजर्व्स मेंटेन करता है। अगर वो रिजर्व मेंटेन करेगा उसके बाद ही वो लोन दे पाता है। फॉर एग्जांपल अगर सीआरआर एंड एसएलआर, मैंने आपको समझाया था, सीआरआर एंड एसएलआर के थ्रू आरबीआई कुछ कमर्शियल बैंक जो है वो कुछ रिजर्व्स मेंटेन करता है एंड ये रिजर्व मेंटेन करने के बाद ही वो कमर्शियल बैंक लोन दे सकता है पब्लिक को। लेकिन ये सीआरआर और एसएलआर बताता कौन है, वो है आपका आरबीआई। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ऑल दी कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू लॉ टू कीप रिजर्व इक्वल टू अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक। जितना सेंट्रल बैंक ने आपको रिजर्व बोल दिया उतना आपको मेंटेन करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ द कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर। ओके स्टूडेंट, टू डेवलप बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री द सेंट्रल बैंक, अगर आपको अपने कंट्री में एक अच्छी बैंकिंग सिस्टम को मेंटेन करना है, डेवलप करना है, तो आपको आरबीआई टाइम टू टाइम डायरेक्शंस देती रहती है एंड वो डायरेक्शंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो आरबीआई आपका एक डिसीजन मेकर भी होता है आपकी बैंक को डिस्ट्रीब्यूट को सोल्यूशन करने के लिए, बैंक को कंट्रोल करने के लिए। बैंक को अगर कोई इश्यूज हो जाते हैं तो उसको पूरा कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई। इट प्ले द रोल ऑफ द डिसीजन मेकर इन ऑर्डर टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है किसी भी बैंकों के बीच में तो वो रिजोल्यूशन कौन करता है, वो भी आपका आरबीआई करता है। तो सेंट्रल बैंक ऑल्सो ग्रांट दी प्रोटेक्शन, यानी प्रोटेक्शन भी देता है। अगर बैंकिंग की कोई राइट्स वगैरह है तो उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, वो आपके आरबीआई प्रोटेक्ट करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू डायरेक्टली रिलेटेड टू अ बैंक ग्रेवियंस, यानी क्या, अगर कोई सोल्यूशन चाहिए, ग्रेवियंस मतलब अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका ग्रेवियंस कस्टमर को रिलेटेड या कोई भी कौन करता है, वो आपका आरबीआई करता है। तो आपने सेकंड फंक्शन क्या देखा, बैंकर्स बैंक एंड कंट्रोलर, यानी आरबीआई आपका बैंकों का बैंक भी है और सभी बैंक को कंट्रोल भी करता है। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड फंक्शन इज बैंकर एजेंट एंड एडवाइजरी टू द गवर्नमेंट। इसको अगर बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो जो आरबीआई है ना, वो आपकी गवर्नमेंट का बैंक भी है, एजेंट भी है। मैं किसकी बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंकर भी है, एजेंट भी है एंड एडवाइजर भी है। किसका स्टूडेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो सेंट्रल बैंक इन ऑर्डर टू अचीव हाई ग्रोथ रेट, सेंट्रल बैंक किसके लिए क्या करता है, हाई ग्रोथ रेट होनी चाहिए आपकी कंट्री में, कोऑपरेटिव रोल प्ले करता है, एडवाइस देता है किसको, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के बिहाफ पे डिसीजन लेने का काम करता है। इन इंडिया रिजर्व बैंक एज अ सेंट्रल बैंक प्ले द रोल ऑफ एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को किसी भी तरह की कोई एडवाइजर चाहिए, मैम सेंट्रल बैंक कैसे एडवाइस देगा, बेटा सेंट्रल बैंक एडवाइस देता, सेंट्रल बैंक ने जो गवर्नर अपॉइंट किया है वो गवर्नर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइजर देगा कि आपको इस तरह से इकोनॉमिकली ट्रांजेक्शन करना है, कैसे अपनी मॉनेटरी फ्रेमवर्क को मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेमवर्क करना है, कैसे आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइम टू टाइम चेंज करना है, वो सारी एडवाइस देने का। एजेंट, अगर किसी और कंट्री से ट्रांजेक्शन करने हैं, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज कौन मेंटेन करता है स्टूडेंट, आरबीआई मेंटेन करता है। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू आपको किसी अगर कंट्री से बिजनेस करना है, कोई इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करना है, तो एजेंट कौन होता है, आरबीआई। कंट्री के बिहाफ पे एजेंट बनकर आरबीआई अदर कंट्री से इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करता है। आई होप आपको थर्ड फंक्शन भी समझ में आया होगा। तो
नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। स्टूडेंट, कस्टोडियन का मतलब होता है उसको संभाल के रखना, रिजर्व मेंटेन करना। तो अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने अमेरिका से ट्रांजेक्शन किया और मुझे डॉलर मिला, ठीक है, तो आपकी कंट्री का डॉलर कौन मेंटेन, आपकी कंट्री के पास जो डॉलर्स आए वो कौन मेंटेन करेगा, आरबीआई। तो दी सेंट्रल बैंक इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी जो आपका सेंट्रल बैंक है वो कस्टोडियन भी रखता है किसका, फॉरेन एक्सचेंज बैंक का। इट ऑल्सो फंक्शंस टू इंक्रीज द रिजर्व, इसके पास है कि वो रिजर्व को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, क्योंकि आपकी कंट्री के बिहाफ पे ट्रांजेक्शन कौन करेगा, आरबीआई करेगा। इट कलेक्ट फॉरेन करेंसी रिसीव फ्रॉम द वेरियस सोर्स, अगर बहुत सारे सोर्सेस से क्या करता है आरबीआई, क्या करता है बहुत सारे सोर्सेस से रिजर्व्स को कलेक्ट करता है। देखो जितनी ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, जितने ज्यादा हम इंपोर्ट करेंगे हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, और उस फॉरेन करेंसी को कौन कलेक्ट करता है, आरबीआई। और हमें अगर कुछ एक्सपोर्ट करना है, अगर इंपोर्ट करना है तो हम लोग करेंसी पे करेंगे, अगर इंपोर्ट करना है तो हम करेंसी पे करेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट के थ्रू हमारे पास करेंसी आती है, तो करेंसी जैसे आएगी उसको सेव कौन करता है, आरबीआई सेव करती है, एंड मेक दी पेमेंट, और गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट कौन करता है, आरबीआई करता है, ताकि फॉरेन एक्सचेंज में स्टेबिलिटी बनी रहे। अगर फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर का प्राइस कंपेयर टू रूपी डिवैल्यूएशन होता है या रिवैल्यूएशन होता है, तो उसको कौन करता है, वो भी कौन करता है, आरबीआई करता है। तो इन इंडिया दिस वर्क इज परफॉर्म बाय द सेंट्रल बैंक, कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आप कंट्री के बिहाफ पे कौन करता है स्टूडेंट, आरबीआई करता है। तो ये आपका 4 पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब होता है अगर सभी बैंकों के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास अगर अमाउंट खत्म हो जाए या कम पड़ जाए या इनसफिशिएंट हो, तो क्या करता है आरबीआई, क्या करता है वो उनको अमाउंट अवेलेबल कराता है। ठीक है, कैसे करवाता है वो देखते हैं। इन दी सेंट्रल बैंक क्या करता है, प्ले द रोल ऑफ द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की वो लास्ट रिजॉर्ट का रोल प्ले करता है। इट लेंड टू देम इमीडिएटली अगेंस्ट देयर सिक्योरिटी। वो क्या करता है, आरबीआई को बोलता है कि आप अपनी सिक्योरिटी सेल करो। देखो ये अपना है एसबीआई बैंक, जो कि आपका कमर्शियल बैंक है, और ये टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं आपके लास्ट वीडियोस में। एसबीआई बैंक और ये है आपका आरबीआई बैंक। ठीक है स्टूडेंट, ये कौन सा है आपका सेंट्रल बैंक। अब आप सोचो एक बात कि आपके पास सेंट्रल एसबीआई बैंक जो कि आपका कमर्शियल बैंक है, इसके पास फंड की शॉर्टेज हो गई है। ठीक है, फंड की क्या हो गई है, शॉर्टेज हो गई है, लेकिन इसके पास सिक्योरिटीज अवेलेबल है। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह अवेलेबल है। तो ये आरबीआई को बोलता है कि आप हमसे सिक्योरिटी क्या करो, परचेज कर लो और आप हमें क्या दे दो, कैश दे दो। तो अगर एसबीआई के पास कैश की शॉर्टेज हो जाती है तो आरबीआई का क्या करता है स्टूडेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को एसबीआई से परचेज कर लेता है और इसके बदले में उनको क्या दे देता है, कैश अवेलेबल करवा देता है। तो ये वर्क भी कौन करता है, आरबीआई करता है। याद रखना आरबीआई कभी भी कस्टमर से डील नहीं करता है, वो सिर्फ बैंकों से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डील करता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है क्लियरिंग हाउस एंड ट्रांसफर एंड सेटलमेंट। अगर कोई भी सेटलमेंट, अगर कोई अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ता है किसी अदर बैंक को, किसी अदर कंट्री को, या कोई डिस्प्यूट रहता है उसका सेटलमेंट करना पड़ता है, तो कंट्री के बिहाफ पे कौन करता है, क्लियरिंग हाउस कौन करता है, आरबीआई करता है। सिंस आरबीआई होल्ड द रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक, आरबीआई बैंक क्या करता है, सारे के सारे कमर्शियल बैंक का रिजर्व्स मेंटेन करके रखता है। उनको बताता है एसएलआर और सीआरआर के थ्रू आपको कितना अपने पास रिजर्व मेंटेन करना है। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द क्लियरिंग हाउस फॉर इट्स एफिलिएटेड बैंक। जितने भी एफिलिएटेड बैंक है उनको क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। अगर कोई क्लेम वगैरह हो जाता है, कोई म्यूचुअल फंड का ट्रांसफर होता है, अगर फंड को एक कंट्री से दूसरे कंट्री या ट्रांसफर करना होता है अकाउंट टू अकाउंट, तो वो भी कौन करता है, आरबीआई करता है। इट ट्रांसफर फंड फ्रॉम वन टू अनदर विदाउट यूज ऑफ कैश, मेकिंग द ट्रांसफर एंट्रीज इन देयर अकाउंट। ट्रांसफर टू फंड कमर्शियल बैंक, यानी हम एक कमर्शियल बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक में, यानी आरबीआई बैंक कमर्शियल बैंक को फंड ट्रांसफर कराने का काम भी करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इसके बाद रेगुलेशन एंड कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट। स्टार्टिंग में ही हमने डेफिनेशन में देखा कि आरबीआई आपका अपेक्स इंस्टीट्यूशन बैंक है जो बैंकिंग सिस्टम को, मॉनेटरी सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट भी करता है और कंट्रोल भी करता है थ्रू दी एसएलआर एंड सीआरआर। ठीक है। सेंट्रल बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द कंट्रोलिंग बोथ द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट। देखना आपकी कंट्री में कितनी मनी की सप्लाई होनी चाहिए, कितनी क्रेडिट अवेलेबल होने चाहिए, वो भी आरबीआई करता है। अब मैम कैसे करता है, देखो आरबीआई आगे हम इसके मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जब पढ़ेंगे तब इसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो अप्रोच होती है, उसमें क्वांटिटेटिव में एसएलआर एंड सीआरआर होता है। अभी मैं आपको सिर्फ नॉर्मल
थोड़ा सा समझा देती हूँ कि सीआरआर क्या होता है। देखो सीआरआर आरबीआई बोलता है आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आप सारा का सारा अमाउंट एज अ लोन पब्लिक में नहीं दे सकते। अब अगर 100% अगर आपको कुछ मिला है, यानी आपके डिपॉजिट कितने हैं 100%, ठीक है स्टूडेंट। अब सपोज करो सीआरआर है आपका 10%, तो 10% आपको आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना है एंड रिमेनिंग 19% जो है 19% जो है इनिशियल डिपॉजिट का, वो एज अ लोन आप कस्टमर को दे सकते हो। लेकिन जैसे ही एसएलआर की लिमिट बैंक इंक्रीज करता जाता है, जैसे ही क्या करता है एसएलआर की लिमिट इंक्रीज करता जाता है, वैसे मार्केट में मनी सप्लाई क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इससे इन्फ्लेशन भी नहीं होता है। अगर आरबीआई को लगता है कि मनी सप्लाई को कम करना है तो एसएलआर की रेट को क्या करता है, कम कर देता है। अगर मनी सप्लाई को ज्यादा करना होता है तो एसएलआर की रेट को क्या कर देता है, ज्यादा कर देता है। अगर एसएलआर की रेट ज्यादा रहेगी तो लोगों के पास लोन कम जाएगा, लोन कम जाएगा तो फिर ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो रेगुलेट करने का एंड कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, आरबीआई करता है। देखो फिर से देखते हैं, सेंट्रल बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द कंट्रोलिंग बोथ द सप्लाई ऑफ मनी एंड अमाउंट ऑफ द क्रेडिट मनी in country. The total quantity of money and velocity of the direct influence inflation and deflation, यानी inflation and deflation के थ्रू हम मनी को कंट्रोल, inflation और deflation किसके थ्रू होता है, मनी के थ्रू होता है। The central bank control the supply of the money, ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या करता है, सप्लाई ऑफ दी मनी को कंट्रोल करता है, ताकि क्या हो, हम लोग प्रॉपर तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाए। बहुत सारी पॉलिसीज फ्रेमवर्क करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपेंशन करता है, जिसको हम और डिटेल में सीआरआर एसएलआर और भी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच से आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू सो मच। आज की क्लास में हम लोगों ने फंक्शन कवर किए और एक एक फंक्शन को हमको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आई होप। थैंक यू।